मेरा मानना है कि हमारे देश में डेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल ही इग्नोर की जाती है। मतलब जब तक वो प्रॉब्लम पेन से ज़्यादा बर्दाश्त की हद ना पार कर जाए तब तक लोग नहीं आते। तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम ना भी हो तो भी कितने टाइम के बाद हर किसी को जो है वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? आइडियली अगर हम बाय द बुक कहें तो हर 6 मंथ्स में आपको एक डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। बट चलो अगर हम इसमें थोड़ा लूज होप भी रखें तो एटलीस्ट साल में एक बार आप अपना मेडिकल चेकअप भी, जिसमें सारा ब्लड प्रोफाइल करवाएं, साथ में ही डेंटल चेकअप भी करवाएं। इससे आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो पुअर डेंटल हाइजीन होती है उसका ओवरऑल पूरे हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है? जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। हम जैसा खाएंगे पचाएंगे वही हमारी ओवरऑल बॉडी में जाएगा। और ये रूट है हमारा माउथ, हमारे दांत हम जैसे करें। तो अगर आपके दांत ही ठीक से ना हो तो आप खाना ही ठीक से चबा नहीं पाएंगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपकी सारी मिनरल्स, मल्टीविटामिन कुछ भी है वो सही से एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, दांत ही नहीं तो चबाएंगे नहीं तो खाना कैसे खाएंगे। कि रोड साइड पे भी छोटे छोटे कार्ड्स लोगों ने लगाए होते हैं, हाँ, उस पे भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिनसे दांत साफ होते हैं, तो कितना ज़्यादा सेफ है? ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही भयानक है, मैं कहूँगी। मतलब बहुत जगह मैंने देखी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो एक कार्ट लेके, हमारा भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे आप भी डेंटिस्ट हो, वो भी डेंटिस्ट है। पर वो डेंटिस्ट नहीं है, वो वही जिस जिस मतलब डेंटिस्ट का काम, जब वो इंस्ट्रूमेंट लेके मुंह में जाता है, खून लगता है, किसी का सलाइवा लगता है, वो कुछ भी साफ नहीं करते और वही चीज़ किसी और के मुंह में डालते हैं। वो मतलब कोई, मतलब किसी को क्या इन्फेक्शन होगी वो आपको पक्का 100% मिलेगी ही मिलेगी। तो कोविड आया, सब एकदम मास्क भी पहन रहे हैं, हाथ भी ऐसे। पर अब मैं देखती हूँ लोग अभी भी सड़कों पे या क्लोज्ड एरियाज में खांस रहे हैं बिना रुमाल के। चलो आप मास्क नहीं पहन रहे, बिना रुमाल के खांस रहे हैं। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया पर हम भूल गए वो जो सब सिखाया था। अभी भी ऐसे लोग नाक पहुँचते हैं और ऐसे कर देते हैं, या ऐसे मेंटल इशू है कोई भी हो, हम सोचते हैं पागल, कम्प्लीटली पागल। बट मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम है, जो एक नॉर्मल मूड स्विंग्स जो सबको शायद होते हैं, विद एंजाइटी, स्ट्रेस से लेते लेते कंप्लीट साइकोटिक बिहेवियर तक जाता है। सोशल मीडिया ना एक चाकू की तरह है, या तो आप उससे सेब काट सकते हैं और या आप खुद को काट सकते हैं। वो इस टाइम पे एक ऐसी चीज़ बन गई है। रिसेंटली हमारे जम्मू में भी इंसिडेंट, बहुत फेमस आरजे हैं जिन्होंने सुसाइड की, जिनके बहुत फॉलोअर्स थे। फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर थी जिन्होंने अगेन सुसाइड की। हम सोशल मीडिया बहुत बूस्ट तो आपको मेंटली देता है, पर वो आपको रियलिटी से भी मेरे हिसाब से दूर ले जाता है। तो इस समय हमारे शो पे आ चुकी हैं सोनालिका जम्वाल जी। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए इनसे बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टुडे। मतलब इट्स अ प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले आप हमें अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ओके, हेलो, मेरा नाम डॉक्टर सोनालिका जामवाल है। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट हूँ, एनिमल एक्टिविस्ट हूँ, एक थिएटर एंथुजियास्ट हूँ और एक आर्टिस्ट हूँ, और एक बहुत ही प्राउड आर्मी डॉटर हूँ। सबसे पहले हम बढ़ेंगे हेल्थ सेक्टर की ओर, उसके बाद हम बाकी जो सारे पॉइंट्स होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो ऐसे कौन से डेंटल में कॉमन इश्यूज होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम बन जाती है? मेरा मानना है कि हमारे देश में डेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो ओवरऑल ही इग्नोर की जाती है। मतलब जब तक वो प्रॉब्लम पेन से ज़्यादा बर्दाश्त की हद ना पार कर जाए तब तक लोग नहीं आते। इसका एक एग्जांपल है, हमारे यहाँ डेंटल हेल्थ इंश्योरेंसेस नहीं होती। बाहर काफ़ी देशों में मेडिकल इंश्योरेंस के साथ डेंटल इंश्योरेंस भी होती है। हमारे यहाँ है ही नहीं, क्योंकि लोगों को ये इम्पोर्टेंट ही नहीं लगती। तो डेंटल हेल्थ जनरली ही बहुत ही एक इग्नोर्ड चीज़ है। बट अगर आप पर्टिकुलरली डिजीजेस के बारे में पूछे तो सबसे बेसिक है कैविटी। हम सबके सबके ही दांतों में चाहे थोड़ा कम ज़्यादा कीड़ा होता ही होता है। हम क्योंकि रेगुलरली नहीं जाते, तो रेगुलर डेंटल चेकअप्स नहीं होते, तो वो बढ़ते 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 जब तक वो दांत पूरा खराब हो जाता है हम तब जाते हैं। एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम कि फिर वो पॉइंट के बहुत दूर हो जाता है। और अगर एक और उसके बाद है कि हम सबके माउथ में कभी कभी वाइट पैचेस होते हैं, चाहे वो टंग पे हों या चीक्स पे हों। हम उसको भी इग्नोर करते हैं कि सोचते हैं कि शायद ये कोई नेचुरल चीज़ है।
बट नहीं, वो भी चेक कराना चाहिए, कल को वही बढ़ते बढ़ते कैंसर बन जाता है। तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से कॉमन है, और ओवरऑल डेंटल हेल्थ ही अन मतलब नॉट सो सीरियस है। तो अगर कोई मेजर प्रॉब्लम ना भी हो तो भी कितने टाइम के बाद हर किसी को जो है वो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? आइडियली अगर हम बाय द बुक कहें तो हर 6 मंथ्स में आपको एक डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। बट चलो, अगर हम इसमें थोड़ा लूज होप भी रखें तो एटलीस्ट साल में एक बार आप अपना मेडिकल चेकअप भी, जिसमें सारा ब्लड प्रोफाइल करवाएं, साथ में ही डेंटल चेकअप भी करवाएं। इससे आप बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो जो पुअर डेंटल हाइजीन होती है उसका ओवरऑल पूरे हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हम देखिए इसको इस तरह समझते हैं कि जो हम खाते हैं वही हम बनते हैं। हम जैसा खाएँगे, पचाएँगे, वही हमारी ओवरऑल बॉडी में जाएगा, और ये रूट है हमारा माउथ, हमारे दाँत हम जैसे करें। तो अगर आपके दाँत ही ठीक से ना हों, तो आप खाना ही ठीक से चबा नहीं पाएँगे, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो आपकी सारी मिनरल्स, मल्टीविटामिन कुछ भी है वो सही से अब्ज़ॉर्ब नहीं होगी। तो सबसे पहली चीज़ है, दाँत ही नहीं तो चबाएँगे नहीं तो खाना कैसे? दूसरा, अगर आपकी डेंटल हाइजीन नहीं है, या ख़राब है, या कीड़े लगे हैं, या है ही नहीं, तो काफ़ी, जैसे आप अगर डायबिटीज़ है तो आपका एक्सट्रैक्शन होता है, तो वो वूंड ही नहीं बनता, तो फिर आगे वो प्रॉब्लम और बढ़ती 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 जाती है। तो डेंटल हाइजीन इज़ आवर फर्स्ट रूट ऑफ एंट्रेंस ऑफ हेल्थ। तो अगर वही आपका ठीक नहीं होगा तो आपकी पूरी बॉडी को ही इम्पैक्ट होगा, और अगर आपके पास और डिजीजेस हो, चाहे डायबिटीज़ हो, बीपी हो, कुछ भी हो, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देंगी बिकॉज ऑफ योर डेंटल इश्यूज। सो इसलिए दांतों का ध्यान रखें, दांत से ही आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है। तो जैसा कि हम आमतौर पे देखते हैं कि रोड साइड पे भी छोटे-छोटे कार्ट्स लोगों ने लगाए होते हैं, उस पे हाँ, भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जिनसे दाँत साफ होते हैं, वो कितना ज़्यादा सेफ है? ये एक ऐसी ऐसी चीज़ है जो बहुत ही भयानक है, मैं कहूँगी। मतलब बहुत जगह मैंने देखी है, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वो एक कार्ट लेके, हमारा भी बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं कि अरे आप भी डेंटिस्ट हो, वो भी डेंटिस्ट है। पर वो डेंटिस्ट नहीं है, वो वही जिस जिस मतलब डेंटिस्ट का काम, जब वो इंस्ट्रूमेंट लेके मुंह में जाता है, खून लगता है, किसी का सलाइवा लगता है, वो कुछ भी साफ नहीं करते और वही चीज़ किसी और के मुंह में डालते हैं। वो मतलब कोई, मतलब किसी को क्या इन्फेक्शन होगी वो आपको पक्का 100% मिलेगी ही मिलेगी। और कुछ भी ऐसा कुछ हो जाए कि वहीं वहीं पेशेंट बेहोश हो जाए, कुछ हो जाए, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है कि वो मौत का कुआं है अगर आप वहाँ जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, काश हमारी गवर्नमेंट या कुछ इन पे बैन लगाए, क्योंकि ये जो प्रैक्टिसेस करते हैं। एक केस आया था जिसमें किसी ने किसी और का डेंचर पे फेविक्विक लगा के उसको चिपका दिया, किसी बेचारे बूढ़े अंकल को, और फिर वो हमारे हॉस्पिटल आए, और फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, उनका पूरा स्किन निकली, वो मतलब उनको अगले 2 साल का पूरा ट्रीटमेंट हो गया। तो ऐसे ऐसे केसेस होते हैं इन छोटी छोटी ये रेडियो वाले डेंटिस्ट के, मतलब डेंटिस्ट नहीं, फ्रॉड फ्रॉड लोगों के पास जाने से। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही खतरनाक है, तो नहीं जाए तो बेहतर है। आजकल कॉस्मेटिक डेंटिस्ट जो है उसका भी काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ बढ़ चुका है। इस पे इस ट्रेंड पे आपका क्या कहना है? हाँ, जैसे हमने पहले बात की ना कि हमारी हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ का डेंटल हेल्थ से क्या रिलेशन है, वैसे ही हमारी मेंटल हेल्थ का भी डेंटल हेल्थ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। हम, अगर आपकी स्माइल ही खूबसूरत नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, और ये एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। हुँ। प्लस अगर आप सारे एक्टर एक्ट्रेसेस देखें, 99% ने कुछ कॉस्मेटिक चीज़ अपने दांतों पे करवाई है, चाहे वो आगे की अलाइनमेंट हो या कलर चेंज हो, कुछ भी हो, बिकॉज हमारे आज के टाइम पे हम कैसा दिखते हैं ये बहुत मैटर करता है। वही है हमारी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री। और अब आम लोगों में भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बिकॉज आप और स्मार्ट अपीलिंग दिखना चाहते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है जहाँ तक ये आपको हार्म नहीं करी, बिकॉज इसमें एक चीज़ आती है जिसमें हम स्टोन्स या डायमंड पियर्सिंग भी दांतों में करवाते हैं। वो है अच्छी चीज़, बट अगर आपके दांत ऑलरेडी सेंसिटिव हैं तो आप उनको और बार बार क्यों ख़राब करना चाहते हैं। फिर एक चीज़ होती है ब्लीचिंग, जिसमें एक लेयर लगा के ब्लीच करते हैं। अब अगेन कुछ लोग इतनी ज़्यादा कराते हैं कि उससे भी दांतों में सेंसिटिविटी जाती है। एक ऊपर की लेयर होती है दांतों की, वो बार बार आप हटवाते हैं कि एक शाइनी लेयर लगवाया जाए। तो अगर वो चीज़ आप हद, कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा करेंगे तो वो आपको हार्म करेगी। एक पॉइंट तक अगर वो आपको इम्पैक्ट कर रही है, आपकी लुक को, आपकी स्माइल को, तो आपको लगता है कि मुझे थोड़ा बहुत चेंज करवाना चाहिए, तो प्लीज़ गो फॉर इट। बट अगर आप पूरा ही बार बार करवाते रहेंगे तो जो आपकी नेचुरल दांत की पकड़ होगी, या एक नेचुरल ब्यूटी जो हम कहते हैं ना, वो आपसे छिन जाएगी।
तो अगेन कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो बहुत संभाल के यूज़ करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो रूरल जहाँ रिमोट एरियाज़ जो होते हैं, वहाँ पर डेंटल केयर का एक्सेस है, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? ऑलरेडी जो हमारे जहाँ भी देश में रूरल एरियाज़ है वहाँ के लिए दो चीज़ें हैं। एक गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट कॉलेजेस की बसेस जाती हैं जो कैंप्स कंडक्ट करती हैं वहाँ जाके, और अगर जो जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें वहीं ट्रीट हो सकती है तो वहीं ट्रीट करके वापस आती है, ये एक। दूसरा, हमारे पास मोबाइल डेंटल वैन्स हैं, गवर्नमेंट की भी हैं, कॉलेजेस की भी हैं, कुछ लोग प्राइवेटली भी अपनी वैन लेके जाते हैं। वहाँ वो वैन्स अगेन गांव में जाती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं, क्योंकि वैन है तो ज़्यादा अच्छी, पूरी चेयर लगी होती है, सब कुछ होता है। और थर्ड यही है कि हम खुद वहाँ जाके, बिकॉज अब हमारे गवर्नमेंट सेटअप में भी डेंटल की अपॉइंटमेंट्स हैं काफ़ी कुछ कुछ जगह, तो वहाँ जाके वो क्लिनिक्स पे जाते हैं, बिकॉज सब डेंटल में सबसे पहली चीज़ होती है अवेयरनेस। बिकॉज अभी मैं तो कहूँगी कि शहरों में ही इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो गाँव में तो होती ही नहीं है जब तक वो मतलब दांत निकालने की नौबत ना आ जाए। तो अवेयरनेस हो गई है, बुक्स में डेंटल हेल्थ के बारे में आ गया है, पिक्चरों में, टीवियों में, यही सब देख देख के गांव के भी लोग अब आ रहे हैं। एक और चीज़, जैसे हमने अभी कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की बात की, अब बहुत गांव से, दूर दूर से लोग अपनी डॉटर्स को लेके आते हैं जो 12-15 साल की होती हैं, कि दांत टेढ़े मेढ़े हैं मैडम, ठीक कर दो क्योंकि लड़का नहीं मिलेगा। तो चाहे शादी के ही रीज़न की वजह से लोग इसलिए आ रहे हैं। कुछ जेंट्स आते हैं जो पान या कुछ खाते हैं तो उनके दांतों में बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, स्टेनिंग हो जाती है। वो आते हैं, कहते हैं कि मेरी शादी होने वाली है और मेरी फियांसे ने बोला आपके दांत अच्छे नहीं है। तो मुझे लगता है कि चलो लुक्स को ही लेके लोगों में डेंटिस्ट्री के अगेन मतलब टूवर्ड्स काफ़ी अवेयरनेस आ रही है, तो इसलिए हमारा काफ़ी अब डेंटल बेटर होने लगा है, हम इस फेज़ में आ गए। तो जैसा कि आपने हमें बताया था कि आप पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, तो इसका बेसिकली क्या रोल होता है? आप पूरा समझाएँ हमें। पब्लिक हेल्थ एक बहुत ही न्यू फील्ड है, ये अराउंड 2009-10 में इंडिया में आई थी, बट ये बहुत पुरानी फील्ड है। जैसे कि सब डॉक्टर्स होते हैं, एक प्राइवेट डॉक्टर होता है, बट हम एक पब्लिक डॉक्टर है। पब्लिक डॉक्टर वो होता है जो भी बीमारियां हमारे मेजर लेवल पे फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, और सबसे इजी एग्जांपल है कोविड। जैसे कोविड आया था, कोविड एक डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, उस पर एक गवर्नमेंट लेवल पे, नेशनल लेवल पे ऐसी चीज़ें बनी, स्कीम्स बनी, पॉलिसीज़ बनी, प्रोग्राम बना, वो सब काम हम करते हैं। वो एक पब्लिक हेल्थ डॉक्टर कहा जाता है, बिकॉज ये एक बंदे की बीमारी नहीं है, ये कम्युनिटी की, सोसाइटी की, लोगों की जब एक बीमारी फैल जाती है, उसके लिए एक पब्लिक हेल्थ कंसल्टेंट या एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ पीपल लगते हैं। बस वही हम काम करते हैं, सो दैट हम जो भी हमारा डिजीज़ बर्डन है, बिकॉज अभी भी इंडिया में बहुत बीमारियां हैं जो हमें कम करनी है, काफ़ी आगे हम आ गए हैं पर अभी भी बहुत जाना है, तो इन सबको कम करने के लिए हम लोगों की टीम लगती है। जैसे अभी आपने कहा कि जो मेजर बीमारियाँ होती हैं, जैसे लाइक कोविड की आपने बात की, तो कोविड के बाद जो है वो हेल्थ केयर सिस्टम में क्या सारी जो चेंजेस हैं वो आप देख रहे हो? बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। एक तो हमारे डिपार्टमेंट को लेके बहुत अवेयरनेस हो गई है कि ऐसी भी कोई चीज़ है जो बीमारियों मतलब मेजर लेवल पे बीमारियों के अगेंस्ट काम करती है। दूसरा, हमारे आप कहो पंचायत घर से लेके, छोटे से छोटे सब सेंटर से लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल में मतलब काफ़ी इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो गए हैं, जैसे वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजनोमीटर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि बेसिक लाइफ सपोर्ट अब हमारे छोटे मतलब वो एक टाइम था जब हेल्थ फोर्स ने सबसे ज़्यादा काम किया, और उसी दौरान हमारी स्ट्रेंथनिंग ऑफ हेल्थ केयर भी सबसे ज़्यादा हुई। बेसिक दवाइयाँ अब आज के टाइम पे पंचायत घर तक पे हम रखवाते हैं एज अ इमरजेंसी किट से लेके नियरेस्ट सेंटर से लेके बड़ी से बड़े हॉस्पिटल में। और कोविड में इंडिया का एक्चुअली में पता चला, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से कोविड कहीं भी अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से हमारी पॉपुलेशन, हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री को देखा जाए, उस हिसाब से हमने कोविड जितने अच्छे से संभाला है इंडियन हेल्थ फोर्स ने, मुझे नहीं लगता किसी ने भी संभाला है। जो भी जिस तरह हमने पूरी वैक्सीनेशन ड्राइव की, हर हर एरिया में, मतलब आपको अपने से बहुत दूर नहीं जाना पड़ रहा था कि अगर आपको वैक्सीनेशन लगवानी है कोविड की। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से ही हमारा ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग हेल्थ सिस्टम बन गया बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज वो एक दिल दहलाने देने वाला पूरा दशक थी एक, बट हम सब ने बहुत काम क्या आपको लगता है कि कोविड के बाद जो हाइजीन है लोगों की, उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो
बदलाव देखा गया लोगों में, क्योंकि पहले तो इतनी ज़्यादा हाइजीन लोग मेंटेन नहीं करते थे। हुँ। उसके बाद जब सैनिटाइज़र यूज़ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कहा गया था, तब से देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो चेंजेस हैं लोगों में, वो देखे जा रहे हैं। मैं काश इसका आंसर हाँ बोल सकती, पर नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट अभी भी हाइजीन प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ इतनी जितनी बढ़ जानी चाहिए थी कोविड के बाद नहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारी एक आदत है कि जब हमारे सिर पे कुछ हुँ। गिरता है ना, हम बहुत अच्छा भागते हैं, मतलब हम इतना अच्छा भागते हैं कि हम सबको पीछे छोड़ देते हैं। पर जब फिर कुछ नहीं है ना, फिर हम आराम से बैठ जाते हैं कि धूप बहुत अच्छी है, बारिश बहुत हो रही है, क्या काम करना बाद में देखी जाएगी। वैसे ही हमारी आदतों के बारे में, जब कोविड आया सब एकदम मास्क भी पहन रहे हैं, हाथ भी ऐसे, पर अब मैं देखती हूँ लोग अभी भी सड़कों पे या क्लोज्ड एरियाज में खांस रहे हैं बिना रुमाल के। चलो आप मास्क नहीं पहन रहे, बिना रुमाल के खांस रहे हैं। कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया, पर हम भूल गए वो जो सब सिखाया था। अभी भी ऐसे लोग नाक पहुंचते हैं और ऐसे कर देते हैं या ऐसे, क्यों? मैं नहीं देखती। जिनकी आदत है बहुत अच्छी, उनकी आदत चल रही होगी, बट अगर आप एज अ कॉमन पर्सन पूछे तो भी ना, और एज अ डॉक्टर पूछे तो भी ना। लोग हैंकीज नहीं लेके घूमते। अगर आपको हल्का भी लग रहा है, कफ एंड कोल्ड, आप मास्क पहन। ऐसा नहीं है कि वो मास्क कोविड के लिए ही बने थे, वो एक हुँ। नेचुरल फ्लू के लिए भी है। जो आम सीजन की भी बीमारियां तो फैलती ही है ना एक दूसरे से, घर में एक को होता है तो दूसरे को होता है। तो जस्ट बिकॉज वो डेडली नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको खुले में छींक सकते हैं या खांसी कर सकते हैं। यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी हुआ है, मैं अभी पास में एक केमिस्ट शॉप पे गई थी, तो मैंने कुछ मेडिसिन ली, तो मेरे साथ एक कोई आए, उन्होंने टीबी की मेडिसिन ली, और मुझे बहुत अच्छा लगा। उनको केमिस्ट ने बकायदा डांटा कि अगर उन्होंने पूछा पहले ये आपके लिए है दवाई, तो उन्होंने बोला हाँ मेरी है, तो बकायदा केमिस्ट ने डांटा कि अगर आपको टीबी है तो आप बिना मास्क के कैसे घूम सकते हैं। तो हमारे यहाँ ये अभी भी नहीं है, मतलब जब तक वो कहते हैं ना ऊपर मौत का साया नहीं मंडरा रहा, हम ऐसे ही चलते रहेंगे। तो नहीं, अभी भी हमारी हाइजीन प्रैक्टिसेस को एक आदत में बदलने की देरी है। वो सिर्फ बीमारी के डर से है, पर आदत नहीं है हमारी बदलनी। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी देखा जाए तो लोग कहीं पे भी हाथ-वूथ लगा के जो हाँ, हैंडल्स होते हैं वो पकड़ते हैं, दूसरा पकड़ इंसान भी उसी को पकड़ रहा है। बिल्कुल यही होता है। कुछ लोगों की आदत होती है छोटा सैनिटाइज़र का बॉटल लेते हैं, वो हुँ। पब्लिक स्पेस से निकलते हैं तो, पर नहीं करते, बहुत कम लोग हैं ऐसे। तो क्या हम अभी भी सच में पोलियो फ्री हैं, या इसका अभी भी कुछ डर है लोगों में? नहीं, हम इंडिया बिल्कुल पोलियो फ्री फ्री है, और ये बहुत प्राउडली मैं कहती हूँ कि मार्च 2014 से इंडिया में कोई न्यू केस डिटेक्ट नहीं हुआ, एंड बाय डब्ल्यूएचओ इंडिया हैज़ इरेडिकेटेड, मतलब जड़ से मिटा दिया है। जो भी होंगे अभी आपको दिखते होंगे कहीं भी, वो बहुत पुराने केसेस हैं जिनमें पोलियो होके, मतलब अब उनमें वो डिसेबिलिटी आ गई है। हुँ। बट एज ऑफ नाउ इंडिया इज बहुत प्राउडली, हमारी सारी नेबरिंग कंट्रीज, बहुत कंट्रीज हैं हु आर स्टिल फाइटिंग कि पोलियो हटाना है, बट हमने पोलियो जड़ से मिटा दिया है। और ये बिकॉज हमारी अगेन गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की वजह से हुआ है। जो घर घर पकड़ पकड़ के बच्चे दो बूंद जिंदगी के, और अमिताभ जी की आवाज में, और यही है पब्लिक हेल्थ की, एकदम आप पीछे ही पड़ जाते हो हाथ धो के कि कोई बच्चा जो दिखे दो बूंद। तो यही करके हम आज बहुत प्राउड फील होता है कि पोलियो फ्री है। जो भी बाहर से टूरिस्ट आते हैं, हम उनका पहले पोलियो वैक्सीनेशन चेक करते हैं, तभी वो इंडिया में आते हैं, क्योंकि वो भी एक कैरियर हो सकते हैं। तो हम इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज से चलते हैं, सो दैट हम फिर से ये रिस्क नहीं ले सकते। बहुत मुश्किल से ठीक हुआ, और हमारे लिए थ्रेट है। पोलियो इरेडिकेट हो गया, बट अभी भी बहुत बीमारियां हैं। जैसे कि अभी हमने प्रण लिया है कि टीबी, दुनिया का सबसे ज़्यादा टीबी हम देते हैं, 24 से 25% दुनिया को टीबी इंडिया से आता है। टीबी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बीमारी है अभी भी इंडिया में, बिकॉज अगेन जैसे हमने अभी बात की, हाइजीन प्रैक्टिसेस की वजह से ये बहुत जल्दी फैलता है। और क्योंकि हमारे यहाँ क्लोज्ड घर्स हैं, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में लोग रहते हैं एक दूसरे के साथ, इंडोर किचन है, अभी भी लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उनके लंग्स कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो टीबी हमने प्लेज लिया है कि 2030 तक टीबी इंडिया से मिटाएंगे, जिसके अगेन मतलब फॉर इट बहुत सारी स्कीम्स प्रोग्राम्स, अगेन फ्री में मेडिसिन ये सब दे रहे हैं। तो थ्रेट टीबी का है और कुछ छोटी छोटी और बीमारियों का, बट अभी भी हम बहुत डिजीज फ्री नहीं है इंडिया। तो अवेयरनेस की बात करें तो कैंसर की अवेयरनेस है वो भी काफ़ी लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि एडवर्टाइज़ भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। बट ऐसे कौन से मिथ्स हैं जो अभी भी लोगों के माइंड में हैं इसको लेकर? जी, जैसे कि हम अभी एडवांस हो रहे हैं, तो कैंसर एक ऐसी चीज़ है,
कैंसर भी हो गई सबसे प्रॉब्लम, डायबिटीज़ होगी, हाइपरटेंशन, इन सबको हम कहते हैं एनसीडी, जिसका फुल फॉर्म हुआ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो एक दूसरे से दूसरे को नहीं होती। पर सबसे बड़ा मिथ ही कैंसर का ये है कि ये फैलता है, मतलब एक इंसान से दूसरे इंसान, जो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर नहीं फैलता, ये आपके खुद के लाइफस्टाइल या कुछ बहुत पुरानी जेनेटिक डिसऑर्डर इसकी वजह से होता है, बट सबसे स्ट्रांग है लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से। दूसरा, कैंसर का सबसे कॉमन मिथ है कि अगर आप, बिकॉज ये इतना स्ट्रांग है, जैसे आपको अगर पता चलता है मेरे कुछ भी टाइप का कैंसर है, आपको लगता है डेथ, कि मतलब अब कैंसर होगी तो डेथ निश्चित है। पर ऐसा नहीं होता। अब तो बहुत विक्टोरियस स्टोरीज आती हैं कैंसर की, बैटलिंग कैंसर। आधा तो रिपोर्ट देख के पेशेंट डीमोटिवेट हो जाता है कि अब मैं नहीं ठीक होऊंगा, होप गिव अप हो जाती है। बट ऐसा नहीं है, कैंसर, यू कैन विन ओवर कैंसर। बहुत सारी स्टोरीज हैं जहाँ लोगों ने, बहुत प्रकार के कैंसर्स हैं जिनमें खुद को ठीक किया है विल पावर से, एक अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके, हैबिट्स चेंज करके, और हमारी आयुर्वेदिक जो डेली रूटीन में हम नुस्खे जो कहते हैं छोटे छोटे बहुत सारे, वो फॉलो करके अंडर डॉक्टर्स एडवाइस। तीसरी चीज़ जो शायद फनी लगे आपको, बट कुछ लोग कैंसर को ना कर्म, पुराना जन्म, इन चीज़ों से भी जोड़ते हैं। ये ऐसे आते हैं केसेस कि फैमिली वाले ही कह देते हैं वो इसको हो गया, इसी का कुछ होगा, एंड वो उनको डिसोन भी कर देते हैं। ऐसी ही सेम एक पहले बीमारी होती थी, उसका नाम था लेप्रोसी, जिसको हम कोढ़ कहते थे। महात्मा गांधी जी भी उसके लिए, मतलब उन्होंने बहुत स्टैंड लिया। और हमारे ही स्टेट में जो ये गंग्याल में हॉस्पिटल था राजीव गांधी जी के नाम पे, वो महाराजा हरी सिंह ने बनवाया था लेप्रोसी के पेशेंट्स के लिए, बिकॉज उनको नॉर्मल हॉस्पिटल के में भी नहीं रखने देते थे कि ये तो कोढ़ वाले पेशेंट्स, इनको तो दूर रहो, उनके सेंटर्स अलग हैं, उनको मतलब उनके जो अबैंडन हाउसेस हैं वो अलग हैं। वैसे ही आप कैंसर भी गाँव में या ऐसी जो थोड़े अनअवेयर हैं, या मेरे को लगता है अवेयर भी शायद, वैसे ही टेम्स में कैंसर भी लोग ऐसे ही, यू नो, ऊंच नीच टाइप, ऐसे कि ये तो गंदे हैं, गलत है, या कर्म से रिलेटेड है। तो ये बहुत ही अजीब चीज़ कैंसर के बारे में है हमारी सोसाइटी में, जो अब शुरू हो गई, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर किसी को भी हो सकता है। हमने बहुत मतलब हेल्दी नहीं, मतलब कभी कभी जेनेटिक्स की वजह से कुछ हेल्दी लोगों बेचारों में भी हो जाता है, और कंप्लीटली लाइफस्टाइल वालों, आपकी खुद की आदतों की वजह से भी आपको कैंसर हो जाता है। तो जैसे मेंटल हेल्थ है, काफ़ी लोग इसको नेगेटिव वे में भी लेते हैं, तो इस टैबू को तोड़ने के लिए कौन से जो स्टेप्स है वो लेने चाहिए? सबसे पहले हमें ये समझना है कि मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम है। हमारे प्रॉब्लम ये है कि जैसे हमें पता चलता है कि मेंटल इशू है, कोई भी हो, हम सोचते हैं पागल, कंप्लीटली पागल। बट मेंटल हेल्थ एक स्पेक्ट्रम है, जो एक नॉर्मल मूड स्विंग्स जो सबको शायद होते हैं, विद एनजाइटी, स्ट्रेस से लेते लेते कंप्लीट साइकोटिक बिहेवियर तक जाता है। तो ये पूरा ही मेंटल हेल्थ इशू है। तो इसको सबसे पहले तो हम पागल ना समझें। दूसरा, हम ये चीज़ एक्सेप्ट करें कि सबको कोई ना तो कोई मेंटल इशू है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, हम सबकी लाइफ इतनी फास्ट है। मुझे एनजाइटी है, मुझे लगता है मुझे एनजाइटी है, किसी को स्ट्रेस होगा, माइनर मूड फ्लक्चुएशन होगी, तो आई थिंक सो सबको इस टाइम एक मेंटल हेल्थ इशू है, चाहे वो एक्सट्रीम स्ट्रेस इशू हो। तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि शायद आज उसे है तो मुझे भी हो सकता है। थर्ड, नेवर शेम टू गो टू अ डॉक्टर और अ काउंसलर। आप जाइए, बात करिए। हमें लगता है कि नहीं, हमें उसने 2 दवाइयाँ लिख दी तो मतलब इतनी स्ट्रांग होंगी, मैं नशे में रहूँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और शायद कभी-कभी बस इलाज आपका डॉक्टर के पास जाके वापस आने में ही आप आधा आपको बेटर फ़ील होने लगता है। दूसरा, फैमिली मेंबर से बात करें, फ्रेंड से बात करें, और एक वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखें। मेंटल हेल्थ की शुरुआत ही आइसोलेशन से, या जब हम सिर्फ एक तरफा सोचते हैं कि काम करेंगे तो काम ही करते रह जाएंगे, सुबह 8 बजे से रात के 2 बजे तक। ऐसा नहीं है। काम का एक टाइम फिक्स रखिए, थोड़ा खेल कूद का, फैमिली के साथ, या जो भी पर्सनली आपको अच्छा लगता है। जब ये चीज़ें हम रोज़ रूटीन में करते हैं ना, तो हमारी मेंटल हेल्थ बेहतर होती ज़्यादातर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, जिसके बाद अगर उन्होंने कुछ डिज़ायर किया हो कि हाँ भाई इतना मैं स्कोर करूँगा, बेसिकली ज़्यादातर तो अभी भी रिसेंटली एक केस आया है, तो बहुत सारे लोग गलत स्टेप ले लेते हैं, उस है। पे क्या कहेंगे? अगेन ये चीज़ मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी और हमारे घर से शुरू होती है। बहुत घर हैं जहाँ पे बच्चे पास भी हो जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि चलो जी पास हो गया। हुँ, तो वो बच्चे थोड़े रिलैक्स्ड रहते हैं लाइफ में।
वेयर शायद इन यूजुअली जो भी ऐसे केसेस होते हैं, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द फैमिली, या वो बच्चे पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, या वो अपने मतलब भाई बहन या किसी भी रिश्तेदार से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको इतना डर होता है कि आगे से ही हम पे प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं सब पेरेंट्स को ये कहूंगी कि हमेशा अपने बच्चों को ये बोलें, जो मेरे भी फादर ने हमेशा मुझे बोला है, कि कुछ भी हो जाए वो बात की बात है, बट मैं हमेशा साथ हूँ। पहले हम वो बाहर की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, फिर हम देखेंगे कि क्या सही था क्या गलत था। तो अपने मतलब पेरेंट्स आर द सेंटर हाउस फॉर द चाइल्ड। बचपन से ही वो गिरेंगे भी तो वो आपकी गोद में गिरना पसंद करेंगे, तो वो साइकोलॉजिकली ये अभी भी, चाहे वो बच्चा 30 साल का क्यों ना हो जाए, पर उसके लिए माँ बाप ही रहेंगे। तो उनको कभी भी ये मत फील होने देना कि वो उनके पास गिरने की कोई जगह नहीं। गिरे रोएं कुछ करें, घर आके आपको बताएं, आप उनके लिए खड़े रहें कि कोई बात नहीं, लाइफ में कुछ ना तो कुछ होएगा। होता है। लाइफ एक स्मूथ रेस तो नहीं रहेगी, बट हम जब बहुत ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं ना कि नहीं यही करना यही करना यही करना, ऐसे पेरेंट्स की सबसे पहले मैं गलती कहूंगी इसमें होती है, मोस्टली केसेस में होती है, कि वो बच्चों पे स्कोर्स का, जॉब का, काम का, परफेक्शन का, और स्पेशली जो कंपटीशन जेलसी नहीं होती, शर्मा जी के बेटे ने ये कर लिया और हमारा ये नहीं हुआ, ये हमें कंपैरिजन बंद करना चाहिए। कहते हैं ना, मछली तैरती बहुत अच्छी है, बंदर पेड़ पे बहुत अच्छा चढ़ता है, शेर बहुत अच्छा भागता है। तो हम आपस में सब बच्चों को कंपैरिजन स्कूल्स कॉलेजेस कहीं भी बंद कर दें, तो शायद वो जो कर रहे हैं ना वो वही बहुत बेहतर कर। तो फैमिली इज द फर्स्ट थिंग। वो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी के जो अर्ली साइंस होते हैं वो क्या होते हैं, और लोग जो है वो उसको मिस कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, ये सोच के कि ये तो नॉर्मल सी बात है। मुझे लगता है कि डिप्रेशन या एनजाइटी खुद को खुद नहीं पता चलती, आपके आसपास के लोगों को पता चलती है कि ये ना थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा अलग बिहेवियर इसका है, या कुछ सर्टन सिचुएशंस में ये तो ऐसे रिएक्ट नहीं करता था या करती थी, ये अब ऐसे करती है। तो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि अपने आसपास ना अच्छे लोगों से खुद को घेरें, जो आपका ध्यान रखें, क्योंकि जब आप एक्चुअली इन चीज़ों में हो जाते हो ना, आपको नहीं पता चलता। और ये कहना बहुत आसान है, अरे थिंक पॉजिटिव, मत सोचो ऐसा, अपने आप को बिजी रखो, ये करो, बोलना बहुत आसान है, पर ये एक ऐसा कुआं हो जाता है कि इसमें से बाहर निकलना इतना ईजी नहीं होता सबके लिए। पर अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ रियलाइज करें, तो बस एक हाथ होता है ना, एक कंधा हो या एक हाथ हो, उसी से आप बहुत बार बाहर निकल जाते हो। तो अच्छे लोगों से अपने आप को घेरें। दूसरा, अपने आप को शीशे में ज़रूर देखें। हम खुद खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते कि हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, क्या हमारी खुशी है, या तो हम सबको प्लीज़ करने में लगे हुए हैं, या तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस चीज़ का, इन छोटी छोटी चीज़ों का अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, अच्छे लोगों से घिरें। तो सेल्फ टॉक करिए सबसे पहले, मिरर टॉक, सेल्फ टॉक की कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसको ठीक करना है। योगा, मेडिटेशन, हमारी तो ये पुरानी चीज़ें हैं जो आई हैं, शुरू करिए। मॉर्निंग वॉक शुरू करिए। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, खाना बनाइए। आर्ट, कल्चर, जो अच्छा लगता है, खुद खुद को खुश करना सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हम सब भूल गए कि खुद को कैसे खुश करना है। हम हर बाकी किसी को खुश कर रहे हैं ये सोच के कि वो खुश होगा तो वो मुझे पसंद करेगा, और मतलब मेरी ज़िंदगी और बेहतर होगी, या मेरे दोस्त मुझे पसंद करेंगे, मैं और फिर नहीं। पहले खुद को खुद की नज़रों में हमें पसंद करना आना चाहिए, फिर बाद में बाकियों की नज़रों में उठने की कोशिश करेंगे। यही सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आज मोस्ट ऑफ द यूथ एंजाइटी और डिप्रेशन में है। तो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो किस तरीके से जो मेंटल जो हेल्थ है उसको इंटीग्रेट करता है? क्योंकि मेंटल हेल्थ अब एक बहुत मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बन गई है, और आने वाले टाइम्स में शायद कैंसर से भी ज़्यादा मेंटल हेल्थ एक प्रॉब्लम होने वाली है इंडिया में, बिकॉज सुसाइड रेट्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने बढ़ गए हैं। बाय डेटा मैं ये कह रही हूँ कि हमारे लिए अगला पैंडमिक विल बी अ मेंटल हेल्थ पैंडमिक, कि आए दिन हर दूसरे तीसरे चौथे घर में इश्यूज कुछ ना तो कुछ हो रहे हैं। इसके लिए हमारे गवर्नमेंट में, JNK में, हमारे ऑनरेबल LG साहब ने टेलीमानस, एक हेल्पलाइन है, मैं फिर से बोलूँगी, टेलीमानस, जिसका नंबर है 14416। ये एक मेंटल हेल्थ के लिए एक हेल्पलाइन नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोल फ्री है, जिस पे आप कभी भी कॉल करें और वहाँ पे एक काउंसलर से आपको जोड़ा जाएगा, और आप उससे अपनी इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, काउंसलिंग ले सकते हैं। कभी कभी आप बहुत लो फील कर सकते हैं, आप तब भी बात कर सकते हैं, या आपके घर में आपको लगता है कोई पेशेंट है या कुछ प्रॉब्लम है, तो आप तब भी इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर स्टेप है, बिकॉज ये अभी भी एक टैबू है, जैसे हमने पहले बात की, तो लोग मदद के लिए बाहर नहीं आते और वो एक आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं।
तो whereas जब एक पब्लिक टोल फ्री नंबर होता है जहाँ से उनको सही गाइडेंस मिलती है, उसको कॉल करके ये अवेल कर सकते हैं। दूसरा यहाँ हम अब अवेयरनेस सेशंस करते हैं स्कूल्स कॉलेजेस में, बिकॉज ये एक बहुत यूथ की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट ये एक ऑफिस में भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ ऑफिस में बहुत कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, जेलसी है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो मेंटल हेल्थ इश्यूज वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। सो अगेन उनके लिए भी हम भी अपने लेवल पे और बहुत प्राइवेट काउंसलर्स लोग भी अपने लेवल पे जाते हैं, अवेयरनेस कंडक्ट करते हैं, कैंप्स कंडक्ट करते हैं। ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं। फिर हमारे ऑनलाइन टेलीविज़न, रेडियो के माध्यम से भी हम मेंटल हेल्थ की टुवर्ड्स अवेयरनेस जनरेट करने की कोशिश में सभी मिले हुए हैं। तो जैसे आजकल लोग सोशल मीडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहाँ से भी कुछ चीज़ें होती हैं जो माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती हैं, तो उसका जो है वो मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? सोशल मीडिया ना एक चाकू की तरह है, या तो आप उससे सेब काट सकते हैं और या आप खुद को काट सकते हैं। वो इस टाइम पे एक ऐसी चीज़ बन गई है। रिसेंटली हमारे जम्मू में भी इंसिडेंट, बहुत फेमस आरजे हैं जिन्होंने सुसाइड की, जिनके बहुत फॉलोअर्स थे। फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले एक इन्फ्लुएंसर थी जिन्होंने अगेन सुसाइड की। हम सोशल मीडिया बहुत बूस्ट तो आपको मेंटली देता है, पर वो आपको रियलिटी से भी मेरे हिसाब से दूर ले जाता है। इसको हमें एक लेजर एक्टिविटी की तरह रखना चाहिए कि जैसे 1 घंटा साइक्लिंग किया, 1 घंटा कोई स्पोर्ट खेला है, जिम गए, वैसे ही दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटा करें एज़ अ लेजर एक्टिविटी। पर हम हर जगह ही सोशल मीडिया की ही वर्ल्ड में जा चुके हैं, एक ट्रांस में। अभी आजकल अगर आप स्कूल में टीचर्स से बात करें, तो जो छोटे-छोटे बच्चे, उन सबको इतनी लर्निंग प्रॉब्लम आ रही है बिकॉज़ इतना ज़्यादा फ़ोन और रील्स और ये सब देखते हैं छोटे-छोटे बच्चे, बिकॉज़ पेरेंट्स बच्चों को रिकमेंडेड टाइम 1 घंटा ही है आई थिंक सो, छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम। पेरेंट्स 4-4 5-5 घंटे बच्चे देख रहे हैं, तो वो अब पढ़ाई भी नहीं कर, कंसंट्रेशन लेवल ज़ीरो हो गया है। ना वो जब हम छोटे थे, आई थिंक सो, हमारी या तो कोनियाँ या घुटनों में कुछ ना तो कुछ लगी ही रहती थी, क्योंकि बाहर हमेशा खेलते थे। आजकल के बच्चे देखना, अब उनको कहीं नहीं कुछ लगी होती। हमें हर हफ्ते एक कोई कहीं खरोच होती थी, अब नहीं होती। क्यों? क्योंकि फ़ोन पे या टैबलेट पे ही वो बच्चे खेलते हैं और बाहर वो निकलते नहीं हैं। अगेन सोशल मीडिया की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। इसका एक छोटा सा सोल्यूशन अगर किसी को हेल्प आती है, मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने क्या किया है, सोशल मीडिया पे वो हैं पर वो लैपटॉप यूज़ करती है। तो वो लैपटॉप के थ्रू सिर्फ दिन में एक एक घंटा, एक 1.5 घंटा की जब लैपटॉप खोला, तभी मैंने जो भी अपडेट्स देखनी है देखी, फिर बंद कर दी। उसको एज अ ऐप फ़ोन में नहीं रखा। जब हम एज अ ऐप देखते हैं, फ़ोन तो हमारे हाथ में होती है, तो फिर हम देखते ही रहते हैं। हम लाइफ में अपनी रियलिटी से दूर भाग रहे हैं, और जब तक हम ये रियलाइज़ नहीं करेंगे, हम बहुत कुछ ऑलरेडी खो चुके हैं और खो देंगे अगर हम इसका यूजेज कम नहीं करें तो। अभी जैसे कि आज जो आगे जनरेशन आ रही है, बिल्कुल। सभी के पास मोबाइल फ़ोन है, पहले तो कम लोगों के पास होते थे। सोशल मीडिया आजकल बच्चा जो है वो स्टार्टिंग से ही इन सब चीज़ों में एक्टिव है, तो पेरेंट्स का ही ज़्यादातर रोल होता है कि उनको किस तरह बिल्कुल, से पेरेंट्स यूज़ करवाना है। पेरेंट्स खुश होते हैं कि देखो ये ना अभी से 3 साल के, अभी से मेरा पूरा फ़ोन चला देता है। फ़ोन तो वो 10 साल में भी काश सीख लेता, पर अभी जो उसकी खेलने कूदने की उम्र थी, आप उससे उसका लिटरली बचपन छीन रहे हो अगर आप उसको फ़ोन दे रहे हो। दें, फ़ोन बहुत ज़रूरी चीज़ है। सोशल मीडिया पे होना सबको अच्छा लगता है, मैं भी हूँ, मुझे अच्छा लगता है, आप तो इतना अच्छा चैनल चलाते हैं। पर एक वर्क लाइफ बैलेंस अगेन रखना ज़रूरी है, बिकॉज़ अगर आपका दिमाग ही कंप्लीट कैपेसिटी पे नहीं चलेगा, बिकॉज़ बच्चों की जब बड़े होने की स्टेज होती है, जब वो अ, है तो हम एनिमल्स ही ना, सोशल एनिमल्स, जो हम दुनिया से सीख सकते हैं वो कहीं से नहीं सीख सकते। तो जब उसकी सीखने की उम्र है, वो नहीं कुछ सीख रहा, उसका दिमाग ऑलरेडी, अगर आप, बहुत आर्टिकल्स हैं इसके ऊपर, सोशल मीडिया आपका ब्रेन ब्लॉक कर देता है। वो आपको आप वही देखते हो, आपको कौन से आपका सोच नहीं बढ़ती। तो वही चीज़, जैसे एआई के बारे में बात हुई, इसके ऊपर एक बहुत कंट्रोवर्सी थी कि अगर एआई से आर्टिस्ट्स और मतलब पेंटिंग्स एंड आर्टिस्ट निकल जाए, तो रियल आर्टिस्ट, पेंटिंग्स, एडिटर्स, जो भी काम है वो तो सब कम हो गया। सो वही टेक्नोलॉजी हमारे साथ इन रियल लाइफ भी कर रही है कि टेक्नोलॉजी पे ही हो जाए, तो फिर इंसान की तो जीना ना जीना तो बहुत ही कम बन जाएगा ना। तो अब हम अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें, तो ऐसी कौन-सी स्कीम्स हैं जो आम लोगों को पता होनी चाहिए? जी, बहुत स्कीम्स हैं हमारी गवर्नमेंट, बिकॉज़ हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। हर बार कोशिश तो यही होती है सबको सब पता चले। बट सबसे पहली स्कीम जो मैं सबको बताना चाहूँगी वो है आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत, जैसे कि हम सबको पता है, 5 लाख तक का इलाज हॉस्पिटल, आपको कैश नहीं मिलेगा,
आप जो भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं आप उसमें जाइए, और वहाँ पे अगर आपकी जो भी ट्रीटमेंट आपने कराना है वो 5 लाख तक आपको फ्री है। इसमें ये स्कीम जे में सेहत के नाम से है, और ये एक अगेन गिफ्ट है हमारे ऑनरेबल पीएम साहब का, मोदी, पीएम मोदी जी का, जे सिटीजन्स को, बिकॉज जे के बाहर ये सिर्फ बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोगों के लिए है या अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए है, बट जे में फुल्ली फ्लेज्ड ऑल सिटीजन, डिस्पाइट उनकी जो भी फाइनेंशियल या वट एवर बैकग्राउंड हो, सभी अवेल कर सकते हैं जे के हॉस्पिटल्स में ही नहीं, वेर एज बाहर के आयुष्मान भारत के रजिस्टर्ड हॉस्पिटल्स में भी। तो आप पंजाब, हरियाणा या कहीं भी और दूर भी कहीं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहें जो आयुष्मान भारत में एम्पैनल्ड हो, तो आप जा सकते हैं जे के बाहर भी, अगर आपका गोल्डन कार्ड बना हुआ है। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। दूसरी है हमारी जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना। इन दोनों स्कीम्स में एक तो ये है बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, इसमें कैश इंसेंटिव मिलता है 1400 एंड 1600 एरिया पे डिपेंड करते हुए मदर को हॉस्पिटल में डिलीवरी कराने के लिए हम पैसे देते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते कि कोई भी माँ या बच्चा अपना जीवन खोए डिलीवरी के दौरान। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप डिलीवरी, क्योंकि घरों में लोग अक्सर पुराने ज़माने की सोच की घर में डिलीवरी करानी है, ये हम बंद करना चाहते थे, क्योंकि क्या होता है डिलीवरी हो जाती है उसके बाद ब्लड लॉस होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, मदर की डेथ हो जाती है, बच्चे की डेथ हो जाती है, और हम अब इस स्टेज पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्कीम्स हैं। दूसरा, मदर का रहना, खाना, बच्चे का सब स्टे सब फ्री है इसके अंदर। टीके लगते हैं प्रेगनेंसी में जो दोनों, वो सब फ्री हैं, चेकअप सारे फ्री हैं। तो ये दोनों स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और स्कीम मैं बता दूँ, इम्यूनाइजेशन, जो हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन मिशन है। हमारे जो बच्चे हैं पैदा होने से उनकी पूरी उम्र होने तक बहुत टीके लगते हैं, पोलियो के, BCG, OPV, बहुत सारे। तो वो सारे मुफ्त लगते हैं सरकारी केंद्रों में। काफ़ी जो हमारी आशा बहनें हैं वो बताती भी हैं, बट फिर भी मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि वहीं पे लगवाइए। बहुत ये है कि नहीं वहाँ अच्छे नहीं होंगे, प्राइवेट में अच्छे होंगे, बट ऐसा नहीं है। वहाँ के टीके टॉप क्वालिटी के हैं, सब मेंटेन किया जाता है। तो ऐसे तो हमारे पास बहुत स्कीम्स हैं, पर ये जो हमारी मेन स्ट्रॉन्ग, जो मैं चाहती हूँ कि ये तो हर किसी को पता होना चाहिए। तो जब इन स्कीम्स को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना हो तो क्या सारे जो चैलेंजेस हैं वो आते हैं इसमें? बिल्कुल आते हैं, काफ़ी आते हैं। हमारे देश में अभी भी डिसीजन मेकर कोई और होता है घर का, मोस्टली अ मेल हेड, बिकॉज अभी भी हम एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में तो है। तो सिंपल से ऑपरेशन करवाने में भी, जैसे हम स्टरलाइजेशन या फीमेल या मेल, उसके लिए भी परमिशन फीमेल्स को भी लेनी पड़ती है, या बच्चों की वैक्सीनेशन तक में भी उनको परमिशन ऊपर हेड से लेनी पड़ती है। छोटी छोटी मतलब हॉस्पिटल जाना आना, ये देना वो करना, हर चीज़ की एक ऊपर से अभी वो एक चाल चलन है कि उस चीज़ को ब्रेक करने में अभी भी एज ए इंडिविजुअल आप अब हम अलग सेटअप में अगर हम जाते हैं, हमारा मन है हम जाते हैं, कोई सर्विस है लेते हैं, पर हर जगह जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं या नॉर्मल उसमें, तो काफ़ी बार डिसीजन मेकर ऑन स्पॉट नहीं ले सकता। उनको कन्विंस करने का एक पूरा प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप की, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देन अगेन हमारी सोसाइटी में हर कल्चर रीजन में इतने सारे मिथ्स हैं अलग अलग। मैं अगेन एक एग्जांपल दूंगी कि ये बहुत पुरानी स्टोरी है और मैं हमेशा शेयर करती हूँ। इनिशियली जब आयरन फॉलिक, बिकॉज आयरन की बहुत कमी है हमारे देश में औरतों में, तो गवर्नमेंट ने फ्री लाल वाला एक पत्ता था, फ्री में बांटना शुरू कर दिया हर गर्भवती महिला को, कि मिलता है वो आपने खाने ही खाने हैं प्रेगनेंसी के टाइम। तो वो लाल पत्ता हर सेंटर पे मिलता था। फिर गवर्नमेंट को मतलब उन्होंने स्टार्ट किया कि नहीं, अडोलेसेंट जो यंग गर्ल्स हैं उनको भी ये आयरन फॉलिक देनी है। तो अगेन वही सेम लाल पत्ता दिया, बिकॉज आयरन सेम है, वो सेम कंपोनेंट्स हैं, पर वो खाने से उनके ही गांव वाले और सोसाइटी ने मना कर दिया, क्योंकि ये मिथ शुरू हो गया कि नहीं ये छोटी लड़की ना प्रेग्नेंट है इसीलिए इसको पत्ता दिया जा रहा है, जो कि ऐसा कुछ था ही नहीं। और मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और गवर्नमेंट, हम पॉलिसी मेकर्स इतनी प्रॉब्लम में हो गए कि कैसे पहुंचाए। फिर गवर्नमेंट ने सिर्फ एक रंग बदला, वो नीला पत्ता कर दिया यंग गर्ल्स के लिए और लाल पत्ता कर दिया प्रेग्नेंट के लिए। अगर आप पीछे पढ़े तो दोनों एग्जैक्टली सेम है। तो इस लेवल पे हमें ऐसे ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं कि जस्ट बिकॉज लोग वो हेल्थ बिहेवियर अडॉप्ट करें कि अच्छा चलो। फिर जैसे ही ये रंग बदला, सब लड़कियों को लगा कि सही है, अब सब खाती हैं। तो ये ऐसे छोटे 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 इश्यूज हैं। अगेन बहुत बार ऐसे होता है कि
हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूल्स में अभी भी बॉयज़ की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, गर्ल्स की कम है। क्यों? क्योंकि अगेन पढ़ाई नहीं करनी होती। फिर उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है तो घर जाओ, कन्विंस करो। बहुत सारे ऐसे जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिन पे हमें बहुत काम करना पड़ता है। कुछ बीमारियाँ हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये दवाई लो, तो वो कहते हैं नहीं इससे पथरी हो जाएगी, नहीं इससे पेट में बच्चा मुड़ जाएगा। बेसिक कुछ दवाइयाँ, अगर आँख का कुछ बताएँ तो कहेंगे कान में दिक्कत हो जाएगी, कान का बताएँगे तो मुँह में हो जाएगी। उनको बेसिक सेंस हमें कभी-कभी बहुत जैसे हमें एक बार मतलब हम एग्जाम्पल दे दे के समझाते हैं कि एक रोटी के माध्यम से, कुछ ड्रामा करके, कुछ उनके मिथ्स ब्रेक करके। तो जब हम एक कम्युनिटी में जाते हैं, पहले उनकी भाषा सीखनी ज़रूरी होती है, उनका तरीका, वहीं का कुछ एक मेंबर उठाना पड़ता है, सरपंच हो, मुखिया, बिकॉज़ ट्रस्ट ट्रस्ट बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है। वहाँ का एक टीचर उठाएँगे, एक गाँव का मुखिया उठाएँगे, बिकॉज़ अगर ऐसा कोई रैंडमली चले जाए, वो तो बिलीव सुनेंगे नहीं ही करेंगे। नहीं। वो कहेंगे कोई बाहर से आया, कुछ गलत दे के चला गया। हालाँकि हम भी उसी स्टेट के हैं, पर नहीं होता हर बारी ऐसा। तो ग्राउंड लेवल पे बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से इन सब चीज़ों में वो है जो आउटरीच किया जा सकता है? अब हम टेक्नोलॉजी में सबसे पहली चीज़ आती है, आई फील, अटेंडेंस। पहले हेल्थ में या बहुत डिपार्टमेंट्स में हर टाइम लोग अवेलेबल नहीं थे। आते थे, रजिस्टर पे साइन करते थे, चले जाते थे। अब आ गई है बायोमेट्रिक अटेंडेंस। मेरी भी लगती है, हमारी भी सबकी लगती है, बहुत अच्छी चीज़ है। इससे लोग अब बैठ रहे हैं, काम और बेहतर हो रहा है। रिपोर्टिंग हमारी सारी ऑनलाइन हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। पोर्टल्स आ गई हैं, शीट्स जो भी बनती है सब ऑनलाइन है, तो काम पहले से बहुत बेहतर हो गया है। दूसरा, जो अगर हम पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो टेली कंसल्टेशन एक चीज़ है जहाँ पे आज के टाइम पे एक छोटा सा सेंटर में बैठा हुआ डॉक्टर दूर गांव में फ़ोन के थ्रू डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सबसे बड़े हॉस्पिटल में वीडियो कॉल करवा सकता है। उसको हम टेली कंसल्टेशन कहते हैं, जो हो रही है जे में भी, मतलब है ऑन द ग्राउंड। उससे ये जो स्पेशल ओपीडीज होती हैं, आप एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से दूर गांव में भी आप लोगों को पूरा हर टाइम सिर्फ नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए आना नहीं पड़ेगा। वो वीडियो कॉल के माध्यम से अपने डॉक्टर के थ्रू ओपीडी में जाके वो आपकी वीडियो कॉल पे बात करवाएंगे। वैसे ही टेली मेडिसिन है, जहाँ वहीं से डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन, अगर यहाँ से डॉक्टर लिख के भेजते। टेली रेडियोलॉजी है, अगेन वो भी हमारा एक पोर्टल है जिसमें अगेन रेडियोग्राफिक फोटोग्राफ्स या एक्सरे जो भी जाता है सीधा स्पेशलिस्ट को, और फिर वो रिपोर्ट लेके वापस भेजता है। इससे ये हुआ, जो बहुत दूर दूर हमारे गांव हैं, पहाड़ों के ऊपर है, उनको हर छोटी छोटी चीज़ के लिए नीचे नहीं आना पड़ता। तो टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर, एआई इज़ द फ्यूचर। बहुत चीज़ें ऐसी इन्वेंट हो रही हैं हेल्थ में जो बहुत ईजी कर रही हैं हेल्थ वर्कर्स के लिए भी और पेशेंट्स के लिए भी जाना। तो पब्लिक और हेल्थ वर्कर्स जो हैं, उनके बीच में जो ट्रस्ट है, उसको बिल्ड करने के लिए क्या सारी चीज़ें की जाती हैं? जी, सबसे पहले तो जो हमारा सबसे ग्राउंड लेवल वर्कर्स हैं और जो सबसे हमारी बैकबोन हम कहते हैं, वो है हमारी आशा दीदी। जो आशा वर्कर होती है वो हर गांव में 1000-1500 में एक होती है, और वो वहीं की होनी चाहिए, उसी उसी एरिया की, उसी कम्युनिटी की, उसी सर्टन पॉपुलेशन की, सो दैट उन पे सबका ट्रस्ट हो। और वो एक सर्टन एज के अबव हो सकती है। हम उन्हीं के थ्रू अपना लिंक बनाते हैं। अगेन फिर हमने जो भी अपने हेल्थ सेंटर्स हैं वहाँ पे मुखिया, सरपंच, इनको भी एक छोटी सी कुछ पोजीशन दी है, सो दैट उनका भी बहुत मेजर, क्योंकि लोग उनकी सुनते हैं। लोग हॉस्पिटल तभी आएंगे जब ये लोग कहें। तो हर लेवल पे फिर उनके एरिया में एक हेड होता है, फिर ऐसे ब्लॉक होता है, हमारे हेल्थ में ब्लॉक कहते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट आती है, फिर स्टेट आती है। तो हमने हर हर एक पॉइंट पे उन्हीं एरियाज, सोसाइटी के लोग रखे हैं, बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ ही ट्रस्ट है। हम एक डॉक्टर के पास भी तभी जाते हैं जब हमें पता होता है कि ये सही इलाज करेगा। वैसे ही कोई भी न्यू बिहेवियर या चेंज या स्कीम या कुछ होगी, आप उसी की सुनोगे जिस पे आपको विश्वास है। तो ये लोकल लोगों की सपोर्ट और कम्युनिटी से ही आज जो भी इंडिया में हेल्थ स्टेटस है, वो इन्हीं की वजह से। तो आज का जो यूथ है, उसको इन सब जो हेल्थ कैंपेन्स होती हैं, इनमें कैसे इन्वॉल्व किया जा सकता है? अ, हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, उसका नाम है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, RKSK, जिसके अंदर हम अडोलेसेंट्स को ही टारगेट करते हैं, जैसे आयरन देना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम के अंदर उनको अवेयरनेस देना, सैनिटरी पैड्स के बारे में बताना। देन एक अडोलेसेंट फ्रेंडली हेल्थ क्लिनिक्स हैं, बिकॉज अगेन इस एज में बहुत मिथ्स और मजाक और बॉडी इमेज और बहुत सारी चीज़ें प्रिवेल करती हैं। वो ये क्लिनिक सेटअप है हर नियरेस्ट हॉस्पिटल्स में, जहाँ इन बच्चों को
पेरेंट्स या ये खुद भी वॉक इन कर सकते हैं और उनको गाइडेंस काउंसलिंग रिगार्डिंग कि नेचुरल बॉडी क्या है, क्या मिथ है, क्या रियलिटी है, ये सब गाइड किया जाता है। दूसरा, कोशिश की जाती है कि हर स्कूल से एक किशोर और किशोरी आइडेंटिफाई की जाए जो बहुत ही एंथुजियास्ट बच्चे होते हैं। उनको इनका काइंड ऑफ हेड बना दिया जाता है। उनका कॉन्टैक्ट होता है डॉक्टर्स या काउंसलर्स के साथ और उन बच्चों के थ्रू, बिकॉज हर बच्चा वॉकअप नहीं कर पाता, वो हर कोई कंफर्टेबल फील करता है कि अपनी उम्र के ही हिसाब के साथ बातें कुछ शेयर कर पाए या जो भी थॉट्स हैं, तो वो बच्चा इनके साथ शेयर करता है और फिर वो इनकी प्रॉब्लम्स लेके आगे नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। बिकॉज यूथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या तो ये सही तरीके से इनकी, ये एक ऐसा पौधा है सही तरीके से गया तो बहुत अच्छा जाएगा, वरना ये गलत मिथ्स में या गलत कंपनी में पड़ जाए तो ये खुद भी तो डूबेगा और देश को भी लेके डूबेगा। तो इसलिए हमारी भी कोशिश रहती है कि इनको अलग से पूरा टारगेट किया जाए। तो जैसा कि आपने हमको स्टार्टिंग में बताया था कि थिएटर के बारे में, आपने थिएटर भी किया, आर्ट भी आप कुछ करते हैं, पेंटिंग्स वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। हाँ, मेरा थिएटर, मेरे को हमेशा से ही बचपन से थिएटर का बहुत शौक था। फिर जैसे जैसे पढ़े बड़े हुए, पढ़ाई की, तो दिस वाज वन थिंग आई वांटेड टू बी श्योर कि मैं करूँ। तो फिर मैंने थिएटर किया 2015, 16 और 17 में। दिल्ली में भी किया, बॉम्बे में भी किया, जम्मू में भी किया नटरंग के साथ। थिएटर एक पर्सनैलिटी का बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है हम सबका और मुझे लगता है हर बच्चे को थिएटर करना चाहिए। आपका इनर एक जो भी क्लोजर्स हैं वो आपकी बाहर निकाल। आर्ट मेरा एस्केप है, मेरा पीस है। मेरा मानना है कि हमें पूरे दिन में थोड़ा सा टाइम जो खुद को देना चाहिए, कोई भी जो भी चीज़ आपको सुकून देती है आप वो करें। तो बस आर्ट करती हूँ, गार्डनिंग करती हूँ, पेंटिंग एंड ऑल, ये सब मुझे सुकून देता है। मेरे खुद का मेरे से कनेक्शन है, उस टाइम कोई कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट मी एंड इन आई एम इन सम अदर जोन। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो जैसे आप एनिमल राइट्स के लिए भी बात कर रहे थे, तो ऐसा कोई रिसेंट इंसिडेंट बताइए जहाँ पे आपने किसी एनिमल की हेल्प की हो। एनिमल राइट्स एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सुकून से सोने भी देती है और नहीं भी सोने देती, बिकॉज़ अभी भी हमारे देश में जानवरों की बहुत दुर्दशा है। मतलब स्ट्रीट एनिमल्स तो हम बाद में आते हैं, जो घर में भी लोगों में रखे हैं ना, दुख उनके लिए होता है बिकॉज़ वो नहीं ये ज़िंदगी चाहते थे। आप पैसे दे के उनको खरीद के लाएँ और आप उनको छतों में बांधते हैं, खाना नहीं देते, छोड़ के चले जाते हैं सड़कों पे। आए मैं कोई एक इंसिडेंट नहीं कह सकती, इतने अभी हमारे ही शेल्टर में जर्मन शेफर्ड है, बीगल है, लोग सड़कों पे छोड़ते हैं। वो बेचारे इतने शरीफ होते हैं कि उनको समझ ही नहीं आता क्या जाए। एक हमारे यहाँ एक छोटू सा मंकी है, उसको करंट लग गया था बिजली की तारों से। वो हमारा बहुत रीसेंट रेस्क्यू और बहुत प्राउड वो है कि वो बच गया। बहुत ही छोटा है, उसकी एक बाजू है और एक टांग बची है। और अब अगर आप उसको देखेंगे तो वो पेड़ भी चढ़ता है, वो सब वो काम करता है, बट उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। तो एनिमल्स इज़ समथिंग जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो वही लाइफ में रहा है। हमारे हमने मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी शादी भी ऐसी जगह हुई जहाँ जानवरों से प्यार था और मेरी ये चीज़ कभी किसी ने कभी मना नहीं की और अब तो मुझे और सहारा और सपोर्ट मिला है। तो एक कॉमन इंसान है जो, वो जानवरों के लिए क्या कर सकता है? हाँ, मेरा मैं इसमें ये कहूँगी कि मेरी रिक्वेस्ट सबसे ये है कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना तो प्लीज़ कुछ मत करिए, क्योंकि हम उन चीज़ों से इतने परेशान नहीं हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा, हम इससे परेशान हैं कि जिन लोगों ने अत्याचार करते हैं। तो अगर आप कुछ नहीं करें बहुत बढ़िया, कुछ मत करिए, पर जो आप करते हैं वो बंद कर दीजिए। लोग पटाखे बांध देते हैं पूंछों पे, जला देते हैं, एसिड फेंक देते हैं, चाकू मारते हैं, वो सरिये घुसा देते हैं, लोग कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी प्लीज़ कुछ मत करिए। और अगर आपको एक्चुअली कुछ करना है तो बस वही पुराना जो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, 2 रोटी, 2 रोटी गाय को डालें, 2 रोटी कुत्ते को डालें, 2 रोटी कौवे को डालें और पानी का एक बर्तन रख दें। आपको कुछ अच्छा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं कह रही कि आप जानवर बचाएँ, हम हैं, बहुत लोग हैं जो जिनको बहुत प्रेम है, वो बचाएँगे। पर प्लीज़ नुकसान या उसको दर्द मत पहुँचाइए, बिकॉज़ इंसान एक ऐसा जानवर है जो किसी और जानवर को अपने मज़े के लिए मारता है। कोई भी जानवर दूसरे जानवर को अपने मज़े के लिए नहीं मारता, या तो वो भूख के लिए मारता है या वो बचाव के लिए मारता है। हम हैं जो शौकिया मारते हैं। तो ये अगर हम बंद कर दें तो यही सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट होगी एक आम
इंसान को, और अगर आप कोई भी क्रुएलिटी देखते हैं उसे रिपोर्ट करें पुलिस को या किसी एनजीओ को, सोसाइटी को। इस वे में आप हेल्प कर सकते हैं। तो यूथ को आपका क्या मैसेज रहेगा? मेरा यूथ को से एक सिंपल सा मैसेज रहेगा कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द सोसाइटी। ये हम महात्मा गांधी जी ने कहा था। बिकॉज हम बातें बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी करते हैं, बट हम खुद कुछ नहीं कर पाते। हम सब दूसरों में बहुत कमियां निकाल पाते हैं, खुद नहीं कर पाते। तो जो अच्छा लगता है, जिसमें मन लगता है, करिए। खुद को खुश रखिए, अपने आसपास सब खुश रखिए, और जो आप सच सही और सच का साथ दीजिए। और दुनिया में आए हैं तो कुछ तो अच्छा करके जाइए। तो इसी के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी और शख्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। थैंक यू।